अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे HYC सलमान से रिलेटेड अपडेट के बारे में और साथ ही बात करेंगे SIR का क्या नतीजा निकला। तो हाई कोर्ट ने सलमान खान HYC और BRS यूथ लीडर से जुड़े मामले में पुलिस प्रोसीजर और मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर अहम हिदायत दी है। कोर्ट ने पुलिस को BNSS के सेक्शन 35(3) को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की हिदायत दी है। इस सेक्शन के तहत इन्वेस्टिगेशन के दौरान कानूनी प्रोसीजर और जरूरी सेफगार्ड्स का ख्याल रखना होता है, यानी पुलिस कार्रवाई में ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है और हर कदम कानून के मुताबिक उठाया जाना चाहिए। इसके साथ हाईकोर्ट ने मेडिकल ट्रीटमेंट के प्रोसेस में बिना वजह मुदाखलत न करने का भी ऑर्डर दिया है। अगर किसी शख्स का इलाज चल रहा हो तो उसको मेडिकल प्रोसेस को कानूनी और जरूरी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का फोकस कानूनी प्रोसीजर, ड्यू प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ पर नजर रख रहा है। कोर्ट की हिदायत का मकसद यह है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कानून में दिए गए रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाए और किसी भी तरफ से इख्तियार का गलत इस्तेमाल ना हो। सलमान खान हैदराबाद यूथ करेजन HYC से जुड़े हुए हैं और हैदराबाद की पब्लिक और सियासी एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहे हैं। इनका नाम BRS के सियासी सर्कल में भी सामने आता रहा है। अब इस केस में हाईकोर्ट की हिदायत के बाद पुलिस एक्शन किस तरह आगे बढ़ता है ये देखना अहम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह, लेकिन तमाम कार्रवाई कानून के दायरे में रह के होनी चाहिए। आपको बता दूं कि पुलिस वाले 30 से 40 पुलिस वाले HYC सलमान के घर में गए थे और इनके वालिद के साथ मारपीट की गई और गाली गलौज की गई। लेडीज के साथ सलमान खान से भी धक्का मुक्की की गई, यानी कि पुलिस वालों ने अपना ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। ये पहला मामला नहीं है, हैदराबाद में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी भवानी नगर के अंदर भी एक शख्स को घर से बाहर निकालकर बुरी तरीके से पुलिस स्टेशन ले जाकर कई घंटों तक पीटा गया था। BRS के लीडर ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा है कि सलमान ने हाईकोर्ट के अंदर भी एक केस फाइल किया है जुबली कलेक्शन को लेकर कि उन्हें गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया था, इसलिए इलेक्शन को दोबारा यानी बाई इलेक्शन दोबारा किया जाए। मिनिस्टर आप बने तो हमारी बदौलत बने, कांग्रेस पार्टी यही चाह रही है मुसलमानों कि की बदौलत बने, केस भी जुबली इलेक्शन की बदौलत बने। सलमान खान के ऊपर प्रेशर आप पैदा होने से पहले कोई मिनिस्टर नहीं बने, पैदा होते मिनिस्टर नहीं बने। सलमान ने काफी ये बात का ख्याल रखो। ये कहा गया कि जो चीजें कुरान में नहीं है कोर्ट के अंदर कहा गया कि हम कुरान के अंदर जो शख्स जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते आ रहा है, हम बात वो शख्स के साथ इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। स्टेज शेयर। अब बात करते हैं SIR की। हैदराबाद में 6 लाख से ज्यादा वोटर को एनोमलाइज लिस्ट में फ्लैग किया गया है और तेलंगाना में ये तादाद 60 लाख से ज्यादा है। इलेक्टोरल रोल्स की चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान वोटर्स की डिटेल की जांच की जा रही है। इस जांच के बाद जिन वोटर्स की मालूमात में कुछ गलतियां पाया गया उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में एनोमलाइज कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। तेलंगाना में 10 जून 2026 तक टोटल 3,38,26,448 इलेक्टर्स मौजूद थे, जिनमें से 2,64,87,213 वोटर्स ने अपना फॉर्म सबमिट किया। फॉर्म जमा होने के बाद इन वोटर्स के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल किए गए, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल वोटर्स में से 60,50,918 वोटर्स की डिटेल्स में कुछ गलतियां फ्लैग की गई है, यानी इन वोटर्स की इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसी चीजें सामने आई है जिन्हें इलेक्शन अथॉरिटीज की तरफ से वेरीफाई किया जा रहा है। अगर हैदराबाद की बात करें तो यहाँ टोटल 6,72,678 वोटर्स को एनोमलाइज कैटेगरी में रखा गया है। हैदराबाद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोटर्स बहादुरपुरा में फ्लैग किए गए हैं। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70,259 इलेक्टर्स की डिटेल्स में एनोमलाइज पाई गई है। बहादुरपुरा के बाद चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर आता है, जहां पर के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी है। यहां 59,761 इलेक्टर्स की डिटेल एनोमलाइज कैटेगरी में है। इसके मुकाबले में सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे कम एनोमलाइज रिपोर्ट हुई है, जहां 27,878 इलेक्टर्स इस कैटेगरी में शामिल है। अब सवाल यह है कि आखिर वोटर्स को एनोमलाइज कैटेगरी में रखना किस बुनियाद पर गया है। अथॉरिटीज के मुताबिक एनुमरेशन फेज के दौरान सबमिट की गई 2002 की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR डिटेल्स को करंट इलेक्टोरल रोल्स के साथ कंपेयर किया गया। इस कंपैरिजन के दौरान अगर फैमिली रिलेशन, एज डिटेल या वोटर इन्फॉर्मेशन में कुछ मिसमैच मिला तो वोटर्स को एनोमलाइज कैटेगरी में रखा गया। मिसाल के तौर पर अगर पेरेंट्स और इनके औलाद के दरमियान डिफरेंसेस रिकॉर्ड के मुताबिक मुनासिब नहीं है या पेरेंट्स और प्रोजेनी के दरमियान 15 साल से कम एज गैप रिकॉर्ड में नजर आए तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को एनोमली के तौर पर फ्लैग किया जा सकता है। इसी तरह अगर प्रोजेनी और पेरेंट्स के दरमियान एज डिफरेंस 50 साल से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ हो या इलेक्टर और ग्रैंड पेरेंट्स के दरमियान एज गैप 40 साल से कम हो
तो भी डिटेल्स को वेरीफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। एक और वजह करंट इलेक्टोरल रोल्स और पिछले SIR रिकॉर्ड में पेरेंट्स के नाम का अलग होना है। अगर करंट रिकॉर्ड में जो पेरेंट्स का नाम दिया गया है वो पिछले SIR रिकॉर्ड में जो नाम मौजूद था दोनों में फर्क हो तो वोटर की डिटेल को एनोमली कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसी तरह करंट रोल्स और पिछले SIR रिकॉर्ड में किसी रिलेटिव का टाइप अलग मैप्ड होना भी वोटर की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जा सकता है। कुछ केसेस में करंट रोल में वोटर को फादर के साथ मैप किया गया हो जबकि पिछले SIR रिकॉर्ड में हस्बैंड के साथ मैपिंग हुई हो, ये भी मिसमैच के तौर पर सामने आ सकता है। अगर किसी वोटर के अपने ही रिकॉर्ड में करंट इलेक्टोरल रोल्स और पिछले SIR रिकॉर्ड के फादर के नाम में फर्क हो तो भी वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा करंट और पुराने SIR रिकॉर्ड में वोटर की एज के हवाले से गलत या मिसकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने पर भी एनोमली फ्लैग जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, हैदराबाद में सबसे ज्यादा एनोमलाइज बहादुरपुरा और इसके बाद चंद्रायनगुट्टा में सामने आना एक अहम फिगर है। इन दोनों इलाकों में AIMIM के MLA हैं और कई कॉर्पोरेटर्स भी है। पूरा प्रोसेस का मकसद इलेक्टोरल रोल्स में मौजूद डिटेल को वेरीफाई करना और रिकॉर्ड को दुरुस्त बनाना बताया जा रहा। अब ड्राफ्ट के लिस्ट के बाद अगला मरहला वेरिफिकेशन का है। जिन वोटर्स की डिटेल फ्लैग हुई है उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड को चेक करना चाहिए और अगर जरूरत हो तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तेलंगाना में 60 लाख से ज्यादा वोटर्स की डिटेल एनोमलाइज कैटेगरी में फ्लैग होने के बाद ये पब्लिक के लिए जिन लोगों का फ्लैग किया गया है उनके सर में दर्द शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले में फाइनल इलेक्टोरल रोल्स आने तक वेरिफिकेशन प्रोसेस को समझना और अपनी वोटर डिटेल को चेक करना वोटर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर अब्दुल के वालिद साहब को शहीद कर दिया गया। कुछ गुंडे वहां पर आए, 10 से 15 गुंडे, और उनके वालिद को शहीद कर दिया। वजह थी वहां पर जाकर स्कूल चेक करना। कॉकरोच जनता पार्टी का यह मानना था कि जिन जिन इलाकों के अंदर स्कूल ठीक से नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत है आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया कि जिन जिन स्कूल के अंदर कमियां पाई जाएगी उन मुद्दों को उठाया जाएगा और उन स्कूल को रिपेयर करना होगा सरकार को किसी भी हालत में। जब वेस्ट बंगाल के अंदर एक स्कूल के अंदर अब्दुल ने इस बात को उठाया तो इनके ऊपर हमला कर दिया गया और वालिद को शहीद कर दिया। इसके बाद भी अब्दुल ने यह नहीं कहा कि मुझे मुआवजा चाहिए, मुझे घर बना कर दो, मेरी फैमिली का कैसा गुजारा होगा, लेकिन अब्दुल ने यह कहा कि अब मुझे एक स्कूल बना कर दो और वो स्कूल भी हमारे वालिद के नाम पर होने चाहिए। जरा सोचिए, इसी बात को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी। तरह का माइंडसेट होगा। हमने बोला कि अब्दुल विल डिमांड कॉम्पनसेशन। अब्दुल ने बोला मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे आप एक स्कूल बनाओ। आप उस बच्चे का माइंडसेट सोचिए, किस तरह का माइंडसेट होगा उसका कि कॉम्पनसेशन नहीं मांग रहा है। सर वो उसकी दादी अभी मेरे को ये बोली कि उसकी दादी बोली कि अब्दुल जिम्मेदारी है तुम लोगों की, और बोल दिए कि इनकलाब जिंदाबाद जीत तुम लोगों की होगी। आप सोचिए किस तरह की परवरिश रही है अब्दुल की और किस तरह के पिताजी रहे होंगे अब्दुल के माताजी बोल। इंडिपेंडेंट कोर्ट मैंडेटेड कमिटी के साथ जांच कराई जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक किसी भी प्रकार का परिवार को सिक्योरिटी थ्रेट रहे तब तक राउंड द क्लॉक अब्दुल के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।